हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम और आप मिलकर जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आदेश शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही है। और क्यों जारी किया हुआ है? क्योंकि कोविड काल में जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, एक प्लान शुरू किया गया, जिसका नाम है लर्निंग रिकवरी प्लान। क्या नाम है? लर्निंग रिकवरी प्लान, जिसे LRP कहा गया है। और ये जो प्लान है ये सत्र 2022-23 से ही लागू हो जाएगा। तो हम टीचर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या ये प्लान है और क्या इसकी मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको इस प्लान की जो भी मुख्य बातें हैं वो सब बताऊँगा, और जो भी हम टीचर्स के लिए जानना ज़रूरी है वो बताऊंगा, जो हमें स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बताऊंगा। तो वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो इस प्लान में जो 5 मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो मुख्य बात यह है कि जैसे ही सत्र 2022-23 से ये प्लान लागू होगा तो हमारे स्कूल यानी कि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें 500 रुपये प्रति छात्र दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए निपुण भारत योजना पहले से ही लागू है। तो ये जो है अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उन्हें 500 रुपये प्रति छात्र दिया जाएगा। और इस योजना को नाम दिया गया है LEP यानी कि लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम। तो दूसरा पॉइंट यह है, इस पर गौर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत मुख्य है हम टीचर्स के लिए कि प्राइमरी स्तर पर 25 लाख टीचर्स को 10,000 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से दिया जाएगा टैबलेट खरीदने के लिए। जी हाँ, 25 लाख टीचर्स को 10,000 रुपये प्रति टीचर्स के हिसाब से दिया जाएगा टैबलेट खरीदने के लिए, ताकि वो ऑनलाइन कंटेंट को खुद भी आत्मसात कर सकें, अपना नया कंटेंट बना सकें और बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ा सकें। तो 10,000 रुपये प्रति टीचर टैबलेट खरीदने के लिए दिया गया, ये भी एक मुख्य बात है इसकी। और इस योजना को नाम दिया गया है टीचर रिसोर्स पैकेज। ठीक है, ये 2 मुख्य पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 20 लाख रुपए मिलेगा ORF, और उसकी फुल फॉर्म है ओरल रीडिंग एंड फ्लुएंसी स्टडी के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर तीसरे नंबर वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी स्टडी के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं उन्हें 20 लाख रुपए दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है हमारी BRCs के लिए कि BRC पर ICT को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि BRC पर हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे भी होंगे, उसके इक्विपमेंट खरीद के लिए ICT की जो भी सामग्री है उसको बढ़ावा देने के लिए 2,40,000 रुपये दिए जाएंगे, जो बार बार दिए सकते हैं आवर्ती रूप में, और 6,40,000 रुपये एक बार दिए जाएंगे, यानी कि 2 बार में पैसे दे सकते हैं। एक बार दिए जाएंगे 6,40,000 रुपये और दूसरी बार 2,40,000 रुपये। ठीक है, किस लिए? ताकि BRC पर हम ICT को बढ़ावा दे सकें। सरकार का मेन पर्पज़ है इस योजना के कि हम ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा कैसे दें। तो BRC इस तरह से बढ़ावा मिलेगा। हम टीचर्स को टैबलेट देकर भी बढ़ावा कर रहे हैं। तो हर तरह से सरकार ये चाहती है कि आगे अगर कभी कोविड की परिस्थिति आए या ऐसी कोई परिस्थिति आए कि विद्यालय बंद हो तो हम तैयार रहें। 5वां पॉइंट है हमारी CRCs के लिए, यानी कि न्याय पंचायत स्तर पर जो होता है कि उसमें सहयोगात्मक निरीक्षण के लिए प्रत्येक CRC को 1,000 रुपये दिया जाएगा। CRC का कोई भी योजना तभी प्रभावी मानी जाती है जब उसका निरीक्षण सही से किया जाए, समय पर किया जाए। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने? 1,000 रुपये की राशि निर्धारित की है। तो ये तो इसकी मुख्य बातें हैं, पर इसमें जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं लोग, उनके दायित्व सरकार ने निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहले जो दायित्व निर्धारित, ये कुछ बातें पहले से देख लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर PAB फॉर इंक्लूडिंग लर्निंग रिकवरी प्लान फॉर 2022-23। ये कुछ वो संस्थाएं हैं जो इस प्लान में एक्टिव रहेंगी 15, और उन्होंने यहाँ पर अपने जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर डाल रखा है, उसके लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है वो आगे रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके रोल्स क्या हैं आखिर, इस ऑर्डर के अनुसार मैंने वो लिखी है मुख्य बातें, और वह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो रोल है वो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्य के क्या इसमें रोल होगा। तो जो मुख्य पॉइंट है, वैसे तो इस पेज में पूरा ही है,
तो जो मुख्य पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होगा राज्य के लिए जो इसके दायित्व है राज्य का, उसके बाद टीचर के दायित्व भी आएंगे, बच्चों के भी आएंगे, अभिभावकों के भी आएंगे और स्कूल के भी आएंगे। तो उन सारे दायित्वों को ही इस ऑर्डर में लिखा गया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं राज्य के दायित्व की तरफ। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सभी बच्चों को किताबें व शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराएंगे राज्य। दूसरा पॉइंट आएगा आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और प्रत्येक नामांकित बच्चे जो भी होते हैं सभी का निरंतर ट्रैक करें और उन्हें मॉनिटर करें। यानी कि वो बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ हैं, वो स्कूल में हैं या नहीं है, उस चीज़ को मॉनिटर करें। तीसरा है टीचर के प्रशिक्षण, यानी कि निष्ठा प्रशिक्षण हो या कोई अन्य प्रशिक्षण हो उसे कराया जाए। चौथा पॉइंट राज्य के लिए है कक्षा 1 के बच्चों को विद्या प्रवेश को अपनाया जाए। विद्या प्रवेश एक योजना है सरकार की, कक्षा 1 के बच्चों के लिए वो लागू की जाए। पांचवा पॉइंट है सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए स्कूल रेडीनेस को अपनाया जाए। स्कूल रेडीनेस कैंपेन यानी कि अभी चल रहा था जो हमारे प्राइमरी लेवल के लिए, उसे सेकेंडरी लेवल पर भी अपनाया जा सकता है। छठा है अपनी लोकल भाषा में ई कंटेंट बनाया जाए वे उसे दीक्षा ऐप पर अपलोड किया जाए। यानी कि अपने राज्य के जो शिक्षक हैं उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित करो कि वो ई कंटेंट बनाएं। ई कंटेंट का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री, यानी कि ऐसी सामग्री बनाएं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकें और उस सामग्री को फिर दीक्षा ऐप पर अपलोड किया जाए। अगला है कक्षा 1 से 3 के लिए FLN पर पूरा सहयोग दिया जाए। FLN प्रशिक्षण जो वर्तमान में चल रहा है कक्षा 1 से 3 के लिए, यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का निष्ठा के अंतर्गत, निष्ठा 3.0 के अंतर्गत उस पर पूरा सहयोग यानी कि पूरा ध्यान राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। ये सब राज्य सरकार के दायित्व गिना रहा हूँ मैं। अगला है NAS 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो भी पिछली साल नवंबर में करवाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उसके आधार पर अपनी जिलेवार स्ट्रेटजी बनाई जाए। यानी कि जो जहाँ भी कमियाँ हैं जिस जिले में, क्योंकि वो जिलेवार पेपर हुआ था, तो जिस जिले में जैसी कमी है उसी हिसाब वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाए। कक्षा 4 के ऊपर करिकुलम को 3 भागों में बांटिए। यानी कक्षा 4 के ऊपर जो पढ़ाई है या जो भी हमारी गतिविधियों से 3 तरीके से बांटेंगे। सबसे पहली, ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 4 के ऊपर जो भी गतिविधियों से 3 तरीके से बांटेंगे। सबसे पहली है कि स्वयं बच्चों को पढ़ने को प्रेरित करें, कि बच्चे स्वयं पढ़ने को प्रेरित हों, क्योंकि अगर विद्यालय बंद हो जाते हैं तो बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हों। गतिविधि आधारित और तीसरा अध्यापक द्वारा पढ़ाएगा बेसिक कंसेप्ट। 3 भाग कौन कौन से? बच्चे स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हों, गतिविधि आधारित पढ़ाई करें और तीसरा जो अध्यापक पढ़ा रहा है उस बेसिक कंसेप्ट को समझें। तो इस आधार पर कक्षा 4 के ऊपर की पढ़ाई इस तरीके से करने पर ध्यान दिया जाए। और अगला है पोषण योजना, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदल गया पोषण योजना, प्रभावी रूप से हो तथा पढ़ने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए, चाहे वो स्कूल हो, मोहल्ला हो या कोई अन्य जगह हो, उसके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। ये किसके दायित्व में है? राज्य के। अब आती है हमारी बारी, यानी कि स्कूल की बारी, टीचर्स की बारी, अभिभावक की बारी और डाइट स्तर की क्या है वो सारे दायित्व हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारे स्कूल के क्या दायित्व हैं इस ऑर्डर के अनुसार। पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, वो हमारे इस पेज पर है। स्कूल के दायित्व देखिए ये रहे। स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म सभी एलिजिबल बच्चों को समय पर मिले, यानी कि राज्य सरकार से जो विद्यालय स्तर पर आती हैं वो सब समय पर मिले। शिक्षण सहायक सामग्री जो हमारी होती है उसे बच्चों तक पहुंचाए। शिक्षण सहायक सामग्री जो भी वर्कबुक वगैरह आती हैं वो बच्चों तक पहुंचे। NDEAR 2021, आपने इसका नाम शायद पहले ना सुना होगा। NDEAR 2021 में बताता हूँ ये क्या है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अनुसार सभी कक्षाओं की योजना बनाई जाए, यानी कि डिजिटल एजुकेशन पर जोर दिया था, उसी के अनुसार कक्षाओं की योजना बनाई जाए। NAS 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के आधार पर अपनी कमी को दूर करते हुए रेमिडल टीचिंग को अपनाया जाए। अगला पॉइंट है स्कूल्स के लिए सभी अध्यापक निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण प्राप्त करें, इस पर ध्यान दें। छठा है अपने आसपास के निजी विद्यालय KVS JNV के साथ मिलकर एक दूसरे से सीखने की योजना बनाएं। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है, आप इसे ध्यान से समझें। यानी कि अब तक हम क्या करते थे, अपने सरकारी स्कूल के स्टाफ की एक मीटिंग होती थी जो आजकल चल रही है। अब क्या करना है कि अपने आसपास के निजी विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो उनके साथ भी हम एक दूसरे से सीखने की भावना के साथ योजना बना सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई केंद्रीय विद्यालय है या जवाहर नवोदय विद्यालय है, अदरवाइज कोई प्राइवेट स्कूल है बड़ा, तो वहाँ के टीचर्स से आपस में सीख सकते हैं
कि आप कोई इसे सीखने की कोई नई टेक्निक बताइए या आप कोई टेक्निक बताइए, और एक दूसरे की बैठकों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी इसमें लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक महीने जो स्कूल, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं, इन ट्विन्ड स्कूलों, इन्हें ट्विन्ड स्कूल कहा गया है, इन ट्विन्ड स्कूलों की क्लस्टर स्कूल की मीटिंग आयोजित की जाए। या तो इन्हें क्लस्टर स्कूल कह देंगे जो कि हमारे यहाँ ही न्याय पंचायत के स्कूल, या ट्विन्ड स्कूलों की मीटिंग आयोजित की जाए। अभिभावकों का डाटाबेस विद्यालय में रखा जाए। ये सब विद्यालय के जो हमारे दायित्व हैं, यानी कि मीटिंग भी करवाई जाए तो विद्यालय ही करवाएगा ना, विद्यालय के दायित्व मतलब प्रधानाध्यापक के। और अगला है रेगुलर रूप से पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी आयोजित की जाए। तो ये सारे हमारे दायित्व किसके हैं? ये दायित्व हमारे स्कूल के। अब बारी आती है हमारी जाने की टीचर्स की, कि टीचर्स के क्या दायित्व हैं। तो देखिए टीचर्स के क्या दायित्व हैं। सबसे पहला है प्रत्येक बच्चे को स्कूल में रजिस्टर करना और उसकी सूचना जिले तक देना, यानी कि हर बच्चा स्कूल में एनरोल हो, उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे और हम वो रिकॉर्ड जिले स्तर तक भी प्रेषित कर दें। निष्ठा प्रशिक्षण या सीआरसी बीआरसी डाइट पर होने वाले प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है टीचरों को। टीएलएम बनाए जाएं। लर्निंग आउटकम के लिए एक साप्ताहिक सारणी बनाई जाए। टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि पहले से ही बहुत जोर चल रहा है इस बात पर, वो अधिक से अधिक शिक्षकों द्वारा बनाए जाएं और लर्निंग आउटकम के लिए एक साप्ताहिक सारणी भी बनाई जाए। पीटीएम यानी कि जब विद्यालय में पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित होती है तो अभिभावकों से बात करके उन्हें लर्निंग आउटकम प्राप्ति के बारे में बताया जाए और उन्हें एक प्रशिक्षण भी दिया जाए इस चीज़ का कि लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, आपके बच्चे ने कितना प्राप्त किया है, कितना नहीं किया है, ताकि अभिभावक भी उस पर ध्यान दे सकें। अब चलते हैं जो छात्र के कर्तव्य हैं। थोड़े से इसमें छात्र के कर्तव्य भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। ये वाले स्टूडेंट्स के क्या कर्तव्य हैं कि बच्चे अपने विद्यालय के संपर्क में रहेंगे। दूसरा कर्तव्य क्या है? कक्षा 4 के ऊपर वाले बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया था, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे ज़्यादातर। और तीसरा क्या है? लिखने व पढ़ने की अपनी आदत को बनाए रखेंगे। तो बच्चों से ये सारी बातें हमें अपेक्षा रखते हैं। उसके बाद अभिभावकों के क्या कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं। तो अभिभावकों का पहला कर्तव्य ये बताया गया है इसमें, दायित्व कर्तव्य जो निर्धारित किए गए इस आदेश के अनुसार वो ये हैं। स्कूल बंद होने पर घर पर होम बेस्ड स्कूल की शिक्षा के लिए वो तैयार रहें। यानी कि अगर कभी स्कूल बंद हो जाते हैं जैसे हमारे, तो होम बेस्ड स्कूल की जो है शिक्षा के लिए वो तैयार कैसे रहें वो उन्हें बताया जाए। अध्यापकों के संपर्क में रहें हमेशा अभिभावक, और अध्यापकों से परामर्श लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अभी अध्यापकों को भूल ही गए, अध्यापकों से कभी बात नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों को बताया जाए कि वो हमारे संपर्क में रहें। अपने आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए ध्यान दें। यानी कि हो सकता है आपके एरिया में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके आसपास के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन पर भी आप ध्यान दें। एसएमसी ध्यान दे कि सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों तथा कोई भी ड्रॉप आउट बच्चा ना हो। एसएमसी जो कि विद्यालय में गठित होती है, जिसे हम विद्यालय प्रबंध समिति भी कहते हैं, वो जो है ध्यान दे कि सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हो, जिसमें अभिभावक ही सदस्य होते हैं, और कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। अभिभावक हो या कोई एसएमसी सदस्य हो, विद्यालय में जो टेक्स्ट बुक मिल रही है बच्चों को या कोई अन्य सुविधा मिल रही है, उस पर जाकर भी वो ध्यान और जानकारी विद्यालय से लेने में अपनी रुचि दिखाएं। ये थी हमारी पेरेंट्स के लिए। अब हमारी जो अगले दायित्व में वो है हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एससीईआरटी, डाइट, बाइट, बीआरसी और सीआरसी के लिए। इनका क्या है? इनका जो पहला दायित्व वो ये है कि अध्यापकों को शैक्षणिक सहयोग देना। दूसरा है स्कूल के बंद होने पर पढ़ाई जारी रहे, इस बात पर ध्यान दें किस तरह से जारी रहे, टीवी से, रेडियो से, व्हाट्सएप से, या जिस तरीके से भी करवा सकते हैं वो अध्यापकों को प्रेरित करें और पढ़ाई को जारी रखें। और तीसरा जो मेन पॉइंट होगा वो होगा सीआरसी बीआरसी पर अध्यापकों के शंका समाधान के लिए दिन निश्चित किया जाए और अध्यापकों का प्रशिक्षण एक इसमें और मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु दायित्व निर्धारण के थे, वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद ये कुछ बजट का है जो हमारे काम का नहीं है। ये इसमें ये बताएगा कि जो बजट हम जो इसमें निर्धारित करा है उससे हमें कौन कौन से काम करने हैं। उसके बाद मिटिगेटिंग लर्निंग लॉस, यानी कि जो भी लॉस हुआ है बच्चों की पढ़ाई में उसे हम कैसे कम करेंगे, वही 5 पॉइंट है जो मैंने बताया। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, एनसीईआरटी ने एक ब्रिज कोर्स बनाया है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए। उसके द्वारा हम लर्निंग आउटकम, बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसको गैप को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों के लिए एक लर्निंग आउटकम के अनुसार अपनी योजना बनाएं और उसके अनुसार भी हम वो गैप कम कर सकते हैं। तीसरा है NAS 2021 का जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार जो भी आपके विद्यालय की स्थिति है, जो आपके ज़िले की स्थिति है, उसी के आधार पर अपनी योजनाएं बनाएं और रेमेडियल टीचिंग पर ध्यान दें।
और चौथा दीक्षा, जिसका आपने सुना ही होगा नाम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके द्वारा भी आप लर्निंग गैप को कम करने में सहायता ले सकते हैं और इसके बारे में अभिभावकों को बताइए। और अभी नंबर 5 जो है 100 दिन का रीडिंग कैंपेन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से चालू किया गया है। इसके द्वारा भी इस लर्निंग गैप को कम करने की कोशिश करी जा रही है। और पुस्तकालय जो होता है हमारा स्कूल में, उसमें सभी तरह की हमारी किताबें रहें और बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाए। जितनी भी किताबें बच्चों के लिए उपयोगी उपलब्ध हों और उनका उपयोग सुनिश्चित भी किया जाए। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कैपेसिटी बिल्डर ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स के लिए प्रशिक्षण। निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण चला, अब निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। और जो मेन बात जो ब्लैक इसमें हो रहा है, देखिए आप, जो ब्लैक रंग का हो रहा है, इसमें कहा है कि जो हमारा पोस्ट असेसमेंट और जो ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होता है, जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो टेस्ट ट्रेनिंग से पहले होता है और ट्रेनिंग के बाद होता है, उसकी जो हमारी रिपोर्ट है वो प्रेषित की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। और प्रेषित कौन करेगा? प्रेषित करेगा SCERT। ठीक है, तो इसमें ये भी एक चीज़ नहीं की गई है। इसमें बताया गया है कि जो निष्ठा का प्रशिक्षण होता है वो 2022 और 23 सत्र से वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के लिए भी लागू होगा, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती हैं उनके लिए भी लागू होगा और जो शिक्षा विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए भी वो लागू होगा। और अगला जो 8वें नंबर वाला हमारा पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक के लिए वर्ष में 50 घंटे CPD यानी कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। इस पर SCERT प्रभावी रूप से काम करे। आगे है हमारा एडिशनल सपोर्ट जो है हमारा, उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जो 5 चीज़ें हमें बताई थी शुरू में मैंने आपको कि टीचर के लिए TRP यानी कि टीचर रिसोर्स पैकेज 10,000 रुपये मिलेंगे आपको 1 साल में, उससे आपको टैबलेट खरीदना है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी स्टडी, इसके लिए राज्य को 20 लाख रुपये मिलेंगे। ICT फैसिलिटी टू BRC अंडर इनोवेशन, उसके लिए BRC पर पैसे मिलेंगे 6,40,000 रुपये और 2,40,000 रुपये। और CRC के लिए 1,000 रुपये CRC को मिलेंगे। और इससे जो पहला वाला पॉइंट है उसमें लास्ट में 1,000 रुपये, वो 500 रुपये बच्चे को दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसके बाद इसका समय भी निर्धारित कर रखा है सरकार ने, कब कौन सा काम होना है, हम उसे पे भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहले है ORF सर्वे एंड अदर रैपिड सर्वेज जो मार्च अप्रैल में होंगे, NCERT रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आगे है आइडेंटिफाई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को मार्च अप्रैल तक कर लेना है, यानी कि एक तरह से मार्च से हमारा टाइम ये शुरू हो जाएगा। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विद्या प्रवेश ब्रिज कोर्स एंड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल फॉर सेकेंडरी क्लासेस अप्रैल में, इसके लिए हमारे स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरीज जो है वो हमारे जिम्मेदार हैं। आगे है इंश्योर ऑल कंसर्न टीचर हु हैव कंप्लीटेड निष्ठा 2.0 सेकेंड लेवल निष्ठा 3.0 FLN अप्रैल तक प्रशिक्षण पूर्ण करना है। यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड ऑफ NAS 2021 एज बेंचमार्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू बिल्ड रेमेडिएशन प्रोग्राम अराउंड इट, अप्रैल में NAS परीक्षा के आधार पर अपनी योजना बनानी है। ट्विनिंग क्लस्टरिंग, छठा पॉइंट है हमारा ट्विनिंग क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल विद प्राइवेट KVS JNV फॉर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर अप्रैल मई। क्रिएट डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर पोस्ट NAS इंटरव्यूशन बेस्ड ऑन NAS रिजल्ट मई जून में करना है। और आगे आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, जो मेन चीज़ होगी आपको बता दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशनल सप्लीमेंट्री FLN TLM टू ऑल स्टूडेंट्स जुलाई में होना है। कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ऑफ टीचर जुलाई में है। इनिशिएट इंस्टर ट्रेनिंग ऑफ BRC स्टेट की जुलाई अगस्त में ही है। और जो मेन चीज़ है वो बता दूंगा, इनरोल BRC CRC निष्ठा ट्रेनिंग जुलाई अगस्त। बिगिन मेन स्ट्रीम ऑफ आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट OOSC का मतलब है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट जुलाई अगस्त। और आगे है ट्रैकिंग ईच चाइल्ड प्रिपेयर्ड चाइल्ड रजिस्ट्री एट स्कूल लेवल, जुलाई से हमें रजिस्ट्री शुरू कर देनी है। प्रिपरेशन एंड रोल आउट ऑफ कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर अगस्त और अक्टूबर। CRC विजिट पर स्कूल टू बी इनिशिएटेड एटलीस्ट ट्वाइस पर मंथ, यानी कि एक स्कूल में कम से कम 2 बार विजिट होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर है ये। BRC विजिट पर क्लस्टर फी स्कूल टू बी इनिशिएटेड एटलीस्ट वंस ए मंथ, और BRC इस तरह से एक बार निरीक्षण स्कूल का होना चाहिए। मॉनिटर PM पोर्शन यानी कि MDM के लिए है ये। प्रिपेयर वीकली टाइम टेबल फॉर लर्निंग आउटकम थ्रू आउट द एकेडमिक सीजन, मतलब जो भी उसमें बातें लिखी थी उसको यहाँ पर इन्होंने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सारी ज़्यादातर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की। तो ये वो ऑर्डर है जो आया है और मैंने से आपके जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। स्कूल के लिए क्या मुख्य बातें हैं, टीचर के लिए क्या मुख्य बातें हैं, हमें विशेषकर उन पर ध्यान देना है। और अभिभावकों और छात्रों के लिए क्या बातें हैं ये हमें उन्हें समझाना है। ठीक।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पढ़ना चाहें तो मैं आप इसकी एक PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं। बाकी मुख्य बातें मैंने आपको बता ही दी हैं। और आज की वीडियो में इतना ही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।